नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में जो है दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है स्विच गियर। ठीक है, स्विच गियर में रिले जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। अब रिले जहाँ तक पढ़ाया गया है उसके आगे का टॉपिक क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं कि कितने टाइप के रिले होते हैं। वैसे तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिले, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। तो आज के समय में सबसे अधिक, यहाँ पर थोड़ा पॉइंट लिखेंगे, आज के समय में सबसे अधिक किसमें, पावर सिस्टम में, पावर सिस्टम में आज के समय में सबसे अधिक किसमें, पावर सिस्टम में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का यूज हो रहा है। इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले का यूज हो रहा है, जिनका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, जिनका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल निम्न है, ठीक है, जिनका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, निम्न है। सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। तबीयत थोड़ा नरम है क्योंकि मौसम चेंज हुआ है ना, इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो जिनका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, निम्न है। सबसे पहला ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन। दूसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब रिले, ठीक है, देखिए होता क्या है। अब यहाँ पर हमने रिले का नाम रख दिया जबकि ऊपर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल लिखा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करने वाले रिले को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले बोल दिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करने वाले रिले को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले बोलेंगे। इस वजह से मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, और ऐसा ही लिखा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले जो है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है, उसी का फिगर यहाँ पे बनाकर दिखाया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले। ये उसी का फिगर है। ठीक है, जिसमें एक यू आकार की हमारी क्या है, कोर है। कोर, अब ये सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन से बनी होती है ताकि ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को क्या किया जा सके, कम किया जा सके।
ये हमारी कोर है, कोर के ऊपर हमारी क्या है, वाइंडिंग लपेटी हुई है और ये टाइपिंग किया हुआ है। ये हमारी लाइन से जुड़ती हैं, ये कहाँ से जुड़ती है, लाइन से, ठीक है। इसमें एक आर्मेचर है, ये पूरा हमारा आर्मेचर है जहाँ पर एमसी है, मूविंग कांटेक्ट, इसमें मूविंग कांटेक्ट लगा है और ये हमारा एफसी है। ये स्प्रिंग है, ये हमारा स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग के माध्यम से जो है जब रिले हमारा ऑपरेट नहीं रहता है तो उस समय आर्मेचर को जो है अपनी तरफ खींचे रहता है, ठीक है। स्प्रिंग के माध्यम से जो है रिस्ट्रेनिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है। रिस्ट्रेनिंग फोर्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यानयन बल, ठीक है, ये चीज़ है। तो अट्रैक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल का हमारा बना होता है आर्मेचर, ठीक है, ये जो है इस मैग्नेट की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। लेकिन कब अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट तो सप्लाई अगर इसमें रहेगी कॉइल में तो हमेशा अट्रैक्ट होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर समय जो है एमसी एफसी से क्या हो जाएगा, सट जाएगा। समझ में आया। तो वो देखते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम। पहले इसकी वर्किंग को हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये यू आकार का जो मैग्नेट आपको दिख रहा है, इसमें कॉइल लपेटी हुई है और ये कॉइल कहाँ से जुड़ी होती है, लाइन से। लाइन में जब फॉल्ट नहीं है और फॉल्ट आएगा, ठीक है। अब लाइन में सीटी लगा होगा, जैसे हमने आपको फिगर बनाकर दिखाया था ना, ऐसे लाइन थी, ऐसे हमारा सीटी था, तो ऐसे जा कर के हमारी एक कॉइल थी, रिले कॉइल, यही कॉइल है ये, ठीक है, यही कॉइल है। अब ये कहाँ से जाकर जुड़ा है, सीटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये उसी कॉइल की बात की जा रही है। तो इस कॉइल में या ये लाइन से, आप ये बोलेंगे कि ये लाइन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए होता क्या है कि जब नॉर्मल करंट फ्लो करती है, जब लाइन में कोई फॉल्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में इसमें नॉर्मल करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी, जिसकी वजह से एमएमएफ डेवलप होगा, मैग्नेट मोटिव फोर्स। तो आई इंटू एन या फिर एन इंटू आई, ठीक है, एन इंटू आई करंट फ्लो करेगी। तो एमएमएफ अगर प्रोड्यूस हुआ, देखिए करंट भी है एन भी है, तो सिंपल सी बात है एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, मैग्नेट मोटिव फोर्स, मैग्नेट मोटिव फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से इस पूरे कोर में क्या होता है, सेटअप होता है, ठीक है। तो इसके एक साइड नॉर्थ बनेगा, एक साइड क्या बनेगा, साउथ बनेगा, ठीक। तो अब जब मान लीजिए यहाँ पे हमारा नॉर्थ बना है, क्यों, क्योंकि इसमें सप्लाई जा रही है ना, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मान लीजिए इधर यस बना है और इधर क्या बना है, नॉर्थ बना है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जब इसका फ्लक्स जो है इसको लिंक करेगा, तो ये तो मैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि आर्मेचर है, तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये मतलब मैग्नेटिक मटेरियल जो है ये नीचे की तरफ आकर्षित होगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में इतना ज़्यादा एमएमएफ या इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं प्रोड्यूस हुआ रहता है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल के बने आर्मेचर को जो है अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रेनिंग फोर्स भी लगाता है। नॉर्मल कंडीशन में स्प्रिंग के माध्यम से रिस्ट्रेनिंग फोर्स का मान अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आर्मेचर हमारा इसी पोजीशन पे रह जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फॉल्ट करंट आता है तो फॉल्ट करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो फॉल्ट करंट जब मतलब ज़्यादा होगी, तो फॉल्ट करंट ज़्यादा होगा तो इसमें एमएमएफ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मैग्नेट मोटिव फोर्स ज़्यादा होगा। तो फाई बराबर आपका क्या होता है, एम एफ बटे यस होता है, यस रिलक्टेंस है। एमएमएफ बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने का मतलब है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये इस मैग्नेटिक मटेरियल से बने आर्मेचर को तेज़ी के साथ फोर्स लगा के अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस अट्रैक्शन फोर्स, इस कंडीशन में अट्रैक्शन फोर्स का मान रिस्ट्रेनिंग फोर्स से ज़्यादा होता है। समझ में आया, रिस्ट्रेनिंग फोर्स से जब ज़्यादा हो जाएगा तो एमसी इसका एफसी से सट जाएगा
और जब MCFC से सट जाएगा तो जो ट्रिप कॉइल होती है हमारी वो एनर्जाइज्ड हो जाएगी, किसके माध्यम से? बैटरी के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2TC, TC मतलब ट्रिप कॉइल। अब ट्रिप कॉइल हमने सर्किट में आपको बनाकर बताया है, तो वहाँ पर बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि ट्रिप कॉइल कहाँ पर लगा हुआ है। ट्रिप कॉइल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कैसे एनर्जाइज्ड होती है? वो बैटरी से एनर्जाइज्ड होती है, ठीक है, लेकिन कब एनर्जाइज्ड होती है? जब रिले का MCFC से क्या हो जाए? सट जाए, ठीक है, तभी जाके ऐसा होता है। उसमें सारी चीज़ें बना करके आपको क्या की गई हैं, बताई गई हैं। जैसे ऐसे फिगर बना था ना, मान लीजिए हमारा क्या है? ट्रिप कॉइल है, यहाँ पर हमारा क्या है? बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है? ये रिले वाला प्लंजर है, देख रहे हैं कि नहीं? ये हमारा क्या है? MC है, और ये हमारा क्या है? FC है। तो वही चीज़ है, ये हमारा MC है और क्या है? FC है। ये हमारा MC है और क्या है? FC है। अब क्या होगा? ये नीचे की तरफ जब आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, जब ये नीचे सट जाएगा तो इसमें एक करंट फ्लो करने लगेगी। तो ये जो हमारी ट्रिप कॉइल है TC, ये एनर्जाइज्ड हो जाएगी, और इसी से हमारा सर्किट ब्रेकर क्या होता है? कनेक्ट रहता है। तो सर्किट ब्रेकर जो है इस प्लंजर को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जब आकर्षित कर लेगा तो ये सर्किट क्या कर देगा? लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। इसका फिगर तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। जो डेली क्लास देख रहे हैं उनको तो समझ में आएगा ही, ठीक है। इसे आर्मेचर भी जो है कहते हैं। इसे आप EC भी बोल सकते हैं, EC मतलब एनर्जाइज्ड कॉइल, आपके बुक में दिया है तो मैं वही फिगर जो है बना दिया हूँ, क्योंकि अट्रैक्शन टाइप में कोई अलग से बहुत स्पेशल फिगर थोड़ी नहीं बनेगा। आपको समझना है तो इसी के माध्यम से कॉन्सेप्ट को पूरा समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी सब में वही चीज़ रहेगा। अब देखिए अट्रैक्शन टाइप भी, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन टाइप रिले, ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आप एक से ही क्या हो जाएंगे? समझ जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले को हम समझते हैं और लिखते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है, ठीक है। अट्रैक्शन रिले, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। यह रिले AC और DC दोनों पर एक्चुएट होता है। यह रिले AC एंड DC दोनों पर एक्चुएट होता है। ये दोनों पर क्या होता है? एक्चुएट होता है, दोनों पर मतलब चाहे आप DC फॉल्ट करंट हो चाहे AC फॉल्ट करंट हो, दोनों कंडीशन में मैग्नेट ही बनेगा और बस फोर्स जो है अप्लाई करेगा इस पर, ठीक है। AC DC दोनों कंडीशन में क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है बढ़िया तरीके से, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जब कॉइल में करंट नॉर्मल कंडीशन में जब कॉइल में करंट जाती है तो MMF डेवलप होता है। तो एक MMF डेवलप होता है, MMF डेवलप होता है, और MF बराबर N/I होगा, ठीक है। MMF डेवलप होगा, तो MMF डेवलप होने का मतलब है कि मैग्नेट बन रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक माध्यम से ये मैग्नेट बन रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा।
यह एमएमएफ कोर को या फिर यह एमएमएफ एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करता है। देखिए करंट हमेशा फ्लो करता है लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो नहीं करता है, वो सेटअप होता है। ठीक है, कभी ये मत कहिएगा कि नहीं तो गलत हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट थोड़ी ना करता है, वो सेटअप होता है। हाँ, सिस्टम को घुमाएंगे तब जाकर के सिस्टम मैग्नेटिक क्या कहते हैं, पूरा सिस्टम अगर घुमाएंगे, जैसे इस पूरे सिस्टम को ही हम घुमाने लगे तो इसके साथ हमारा फ्लक्स भी घूमने लगे तो वो रोटेटिंग होगा, लेकिन फ्लक्स अपने से रोटेट नहीं करता है। तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, सेटअप करता है। ठीक है, जिससे कॉइल मूविंग आर्मेचर को अट्रैक्ट करती है, जिससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। और यह मैग्नेट, भाई सिंपल सी बात है, इस कॉइल में करंट जाएगी तो ये पूरा मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। और यह मूविंग आर्मेचर ये मूविंग आर्मेचर है, किसका बना रहेगा, मैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, मूविंग आर्मेचर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, मतलब आर्मेचर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आर्मेचर हमारा क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, कोशिश करता है। बट नॉर्मल कंडीशन में स्प्रिंग द्वारा लगाया गया फोर्स, स्प्रिंग द्वारा लगाया गया फोर्स स्प्रिंग द्वारा लगाया गया फोर्स विपरीत एवं अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होता है, विपरीत एवं अट्रैक्शन फोर्स के बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लो होने वाली करंट पर डिपेंड करेगा ना, इसमें फ्लो होने वाली करंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये लाइन से जुड़ी है तो उस पर लोड भी कम ज़्यादा होता रहता है, तो लोड जब कम ज़्यादा रहेगा तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा। और उसी हिसाब से, जिस हिसाब से अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा उसी हिसाब से स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल भी उसके अपोजिट क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है,
इसलिए यहाँ पर विपरीत एवं अट्रैक्शन फोर्स के क्या होता है, बराबर बोला गया है। इसलिए मूविंग आर्मेचर घूम नहीं पाता है। बराबर होता है, एकदम विपरीत होता है। इसके द्वारा ऊपर लगाया जाएगा और इसके द्वारा नीचे लगाया जाएगा, तो इसलिए मूविंग आर्मेचर घूम नहीं पाता है, घूम नहीं पाता है। देखिए ये आर्मेचर जो है ना, ये घूमेगा, नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा, घूमने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर जो है ऐसी व्यवस्था की गई है कि घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, लेकिन घूम नहीं पाता है। घूमेगा तब जब अट्रैक्शन फोर्स का मान रिस्ट्रेनिंग फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्प्रिंग द्वारा लगाए गए फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बट जैसे ही फॉल्ट आता है, बट जैसे ही सिस्टम में फॉल्ट कंडीशन आती है, फॉल्ट कंडीशन जैसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया, अर्थ फॉल्ट हो गया, तो ऐसी कंडीशन की बात की जा रही। ठीक है, तो फॉल्ट कंडीशन आती है। फॉल्ट कंडीशन को एबनॉर्मल कंडीशन भी बोल सकते हैं, एबनॉर्मल। ठीक है, आती है तो कॉइल में, इस कॉइल में एमएमएफ बहुत ज़्यादा एमएमएफ बहुत ज़्यादा बनता है। इसलिए अट्रैक्शन भाई सिंपल सी बात है। यहाँ पे एमएमएफ क्या होगा, एफ बराबर एन इंटू आई। भाई एन तो कांस्टेंट रहेगा, तो अब करंट बढ़ गया ना, फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा होती है, तो जब फॉल्ट करंट बढ़ जाएगा तो एमएमएफ बढ़ जाएगा, तो इसका पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो इसलिए अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा बनता है, जिससे अट्रैक्शन फोर्स का मान स्प्रिंग द्वारा लगाए गए रिस्ट्रेनिंग फोर्स से ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो फॉल्ट कंडीशन आती है तो एमएमएफ बहुत ज़्यादा बनता है, जिससे अट्रैक्शन फोर्स का मान स्प्रिंग द्वारा लगाए गए रिस्ट्रेनिंग फोर्स से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, रिस्ट्रेनिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाता है। अब हमारा अट्रैक्ट हो जाएगा।
क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब रिस्ट्रेनिंग फोर्स का मान जो है ज़्यादा हो गया है, वो कम हो गया है किससे, अट्रैक्शन फोर्स से। अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा है। जिससे यहाँ पर लिखेंगे उसी के आगे, जिससे मूविंग आर्मेचर जिससे मूविंग आर्मेचर रिजल्टेंट फोर्स का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जिससे मूविंग आर्मेचर पर रिजल्टेंट फोर्स बढ़ जाता है, बढ़ जाता है और मूविंग आर्मेचर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होकर रिले का एफसी से सट जाता है। रिले का एफसी से क्या हो जाता है, सट जाता है। ठीक है, रिले का एफसी से क्या हो जाता है, सट जाता है, जिससे टीसी या ट्रिप कॉइल एनर्जाइज्ड हो जाती है, जिससे सीबी ऑपरेट होकर सर्किट को ब्रेक कर देता है। सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देगा। ऐसे ही अट्रैक्ट होकर के एफसी से सट जाएगा, ट्रिप कॉइल एनर्जाइज्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से सीबी ऑपरेट होकर के सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक करता है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देता है। फॉल्ट करंट की वजह से रिले ऑपरेट होगा, जिसकी वजह से रिले सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा देता है। अब उसका एफसी से सट जाएगा तो अपने आप जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको लिखना ज़रूरी था। तो जितने भी अट्रैक्शन टाइप रिले होंगे सब इन्हीं सब प्रिंसिपल, इसी पर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे, अट्रैक्शन वाले पे। इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसका टार्क इक्वेशन थोड़ा निकालना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो ऑपरेटिंग फोर्स होता है, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग फोर्स होता है, ऑपरेटिंग फोर्स हमारा होता है F0, वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है हमारा करंट के समानुपाती होता है, आप कह सकते हैं यहाँ पे कि F0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
I²। ठीक है, F0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I²। तो ये हमारा ऑपरेटिंग फोर्स है। FO मतलब ऑपरेटिंग फोर्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग फोर्स है। अब एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स होता है। फोर्स, तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स की अगर बात करें तो एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर यक्स हो जाएगा, और इसी को आप लिख सकते हैं K/X या फिर K2 लिख दीजिए। और यहाँ पे जो आप निकाल सकते हैं F0 बराबर आपका K1/I²। AX क्या है, आप जब स्प्रिंग वाला पढ़े होंगे हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है। ठीक है, स्प्रिंग कितना मीटर मतलब तना है। ठीक है, टेंशन हुआ है कितना मीटर, फिर उसके बाद कितना कंप्रेस हुआ है, वही एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे यक्स देखिए, यक्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जानना ज़रूरी है। यक्स इज नॉट डिपेंडेंट x is not dependent depend on electrical quantity, x is not depend on electrical quantity। भाई सिंपल सी बात है, ये स्प्रिंग है, इसमें कोई करंट तो फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका करंट से कोई लेन देन ही नहीं है, या वोल्टेज से कोई लेन देन नहीं है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से कोई लेन देन नहीं है। अब रेजिस्टेंस वगैरह से भी किसी प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं है। ठीक है, इस स्प्रिंग का। अब जैसे मान लीजिए मेजरमेंट जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक PMMC इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वहाँ पर जैसे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, PMMC इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसमें भी स्प्रिंग का यूज किया जाता है। तो PMMC इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग में करंट फ्लो करती है, जबकि यहाँ पर ऐसे कोई संभावना नहीं है, या मतलब नहीं है बिल्कुल कि स्प्रिंग में कोई भी करंट जो है नहीं फ्लो करती। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि यस, यक्स इज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है UPPCL JEE में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब F0 क्या है, यहाँ पे F0 रिले को ऑपरेट कराने की कोशिश करता है। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग फोर्स है, ये क्या काम करता है, रिले को ऑपरेट कराने की कोशिश करता है, और कराता भी है। ठीक है, रिले को क्या कराता है, ऑपरेट कराने की कोशिश करता है, और रिले को रोकने की कोशिश करता है। या फार जो है रिस्ट्रेनिंग फोर्स है ना, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये नीचे। रिले को रोकने की कोशिश करता है। रिले को रोकना मतलब रिले के आर्मेचर को रोकना, आप ऐसे लिख सकते हैं, रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, रिले को रोकने की क्या करता है, कोशिश करता है। इसे रिस्ट्रेनिंग फोर्स बोलते हैं और इसे ऑपरेटिंग फोर्स। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑपरेटिंग फोर्स
और ये हमारा रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ठीक है, रिस्ट्रेनिंग को प्रत्यानयन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल, ये चीज़। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आप इतना समझ गए होंगे। अभी थोड़ा और आगे टॉपिक बाकी है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, अगर कहीं भी ऐसा रिलेशन मिले, ठीक है, जैसे F0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर है ना, तो ये AC एंड DC बोथ पे क्या करेगा? वर्क करेगा, कन्फर्म है। ठीक है, तो अब अगर F0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता तो ये केवल एक ही क्वांटिटी पे क्या करता? वर्क करता, केवल DC पे। समझ में आया? ये AC DC दोनों पर ये रिले क्या करता है? ऑपरेट होता है। भाई सिंपल सी बात है, AC के केस में भी मैग्नेट ही बनेगा, DC के केस में मैग्नेट बनेगा, तो दोनों कंडीशन में तो अट्रैक्शन होगा ही। तो अब यहाँ पे नेट फोर्स की अगर बात की जाए तो जो नेट फोर्स आता है, टोटल फोर्स, नेट फोर्स बराबर आता है आपका नेट फोर्स आपका आ जाता है। देखिए, दोनों अपोजिट होते हैं ना, सिंपल सी बात है, दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो दोनों अपोजिट होते हैं तो मान लीजिए अब यहाँ पे एक फोर्स को क्या मान लिया गया है? जैसे मान लीजिए स्प्रिंग वाला रिस्ट्रेनिंग फोर्स या फार बराबर हमारा क्या था? K2 इंटू एक्स था। तो ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे हम इसी को K मान लिए हैं। इसी को क्या मान लिए हैं? K मान लिए हैं। ठीक है, इसी को K मान के चला जा रहा है। तो अगर नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई? एक फोर्स अब आपका क्या होता है? अपोजिट होता है। अब जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग फोर्स किससे ज़्यादा है? आपका रिस्ट्रेनिंग फोर्स है। तो सिंपल सी बात है, इसमें से ये वाला क्या होगा? घटेगा। एक तो दोनों अपोजिट हैं, दोनों क्या हैं? आपस में अपोजिट हैं। तो F0 में से Fr क्या होगा? घटेगा। फॉल्ट कंडीशन की वो बात कर रहा है। तो अगर रिजल्टेंट निकालना है, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो आप दोनों जब अपोजिट हैं तो F0 माइनस क्या करेंगे? Fr करेंगे। तो F0 आपका कितना है? F0 आपका K1 इंटू I का स्क्वायर है, फिर माइनस Fr को हम क्या माने थे? K1 इंटू एक्स माने थे, और इसी को हम अभी क्या माने हैं? K माने हैं। इसी को हम क्या मान लें? K मान लें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? K1 I का स्क्वायर माइनस K। ठीक है, तो ये हमारा नेट फोर्स आया है। ये क्या है? नेट फोर्स। तो मैं नेट फोर्स को डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो नेट फोर्स हमारा आपका आया है K1 I का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों लगेगा ये तो आपको पता है, माइनस इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जब दोनों का फोर्स का जब आपस में बराबर होगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, जब दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। जब दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। Fr बराबर आपका क्या होगा? F0 होगा। लेकिन अगर बराबर नहीं है और F0 इज ग्रेटर देन क्या है? Fr है। समझ में आया? तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स हमारा ये होगा। तो ये फोर्स जो है 0 से क्या होगा? अधिक होगा। समझ में आया? ये फोर्स हमारा 0 से क्या होगा? अधिक होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? नेट फोर्स हमारा 0 होगा। भाई जितना ऊपर फोर्स लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, तो हमारा घूमेगा ही नहीं। उस समय नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 आएगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग फोर्स हमारा क्या है? ज़्यादा है और रिस्ट्रेनिंग फोर्स कम है, तो रिजल्टेंट हमारा इतना आएगा। लेकिन ये फोर्स, नेट फोर्स 0 से तो अधिक ही होगा ना। तो ये क्या होगा? 0 से क्या होता है? हमारा अधिक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पे अभी लिख दीजिए, नहीं कन्फ्यूजन होगा कि K बराबर जो है आपका क्या था? K2 इंटू एक्स था। ठीक है, अब जो नेट फोर्स है,
नेट फोर्स इज ग्रेटर देन क्या होगा आपका, 0 होगा। होगा कि नहीं? सिंपल सी बात है, 0 ही होगा, क्योंकि ये वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, ये वाला कम है। तो नेट फोर्स जो है ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। 0 तब होता है जब दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन एक फोर्स ज़्यादा है तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे नेट फोर्स लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, K1 आई का स्क्वायर माइनस आपका K इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, K को आप उस साइड ले जाएंगे, K1 आई स्क्वायर ग्रेटर देन K। आप जैसे इक्वल टू में आप करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग से करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है आई का स्क्वायर इज ग्रेटर देन K बाई आपका क्या हो गया, K1 हो गया। ठीक है, K बाई आपका क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। तो आई बराबर जो है, आई इज ग्रेटर देन यहाँ पे अंडर रूट में आपका K बाई क्या मिलेगा, K1 मिलेगा। ठीक है, इसको सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसे करंट की पिकअप वैल्यू बोलते हैं, पिकअप वैल्यू के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन थोड़ा ज़रूरी था आप लोगों के लिए। हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है, पिकअप वैल्यू है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका जो इन्वर्स टाइम करेक्टरिस्टिक, इसका करेक्टरिस्टिक जो होता है ना, इन्वर्स टाइम करेक्टरिस्टिक होता है। इसका अभिलक्षण इन्वर्स टाइम अभिलक्षण होता है। अभिलक्षण मतलब करेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। जैसे अगर इसका कर्व आप खींचेंगे तो ये तो हमारा मान लीजिए टाइम का हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। और ये हमारा हाँ ये करंट हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया। फिगर वैसे ही है, थोड़ा उल्टा फिगर उसमें बनाए हैं, इसमें मैं आपको ऐसे ही बता रहा था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, करंट हो गया, करंट। अब ये कौन सी करंट होगी, फॉल्ट करंट होगी, फॉल्ट करंट इस एक्सिस पे। और ये यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेटिंग टाइम TOP, तो ये जो है कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये कैसे होता है, इसका इन्वर्स टाइम करेक्टरिस्टिक इसी टाइप का होता है। आप यहाँ पे देखिए कि जैसे यहाँ पे फॉल्ट करंट क्या है, कम है। तो फॉल्ट करंट कम है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे फॉल्ट करंट क्या है, मान लीजिए ये हमारा I1 है। तो फॉल्ट करंट कम पे जो है यहाँ पर TOP, ऑपरेटिंग टाइम TOP 1 है कि नहीं। अब यहाँ पे फॉल्ट करंट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए इस लाइन पे फॉल्ट करंट हमारा बढ़ गया। तो मान लीजिए फॉल्ट करंट क्या है आपका, I2 है। तो I2 पे यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग टाइम हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, TOP2 हो गया।
ठीक है, TOP 2 हो गया और ये TOP क्या हो गया 1 हो गया। थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। TOP 1 हो गया, दिख रहे हैं ना। मतलब क्या है कि जैसे जैसे फॉल्ट करंट बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग टाइम इसका, TOP मतलब ऑपरेटिंग टाइम, TOP मतलब ऑपरेटिंग टाइम कम होगा, ऑपरेटिंग टाइम होगा। तो जैसे जैसे फॉल्ट करंट बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, कम होगा। तो फॉल्ट करंट जितना ज़्यादा होगा ऑपरेटिंग टाइम इस रिले का उतना ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इन्वर्स टाइम करेक्टरिस्टिक बोला जाता है। इसका करेक्टरिस्टिक कैसा होता है, इन्वर्स टाइम करेक्टरिस्टिक, इसका विलक्षण इन्वर्स टाइम होता है। मतलब क्या है कि फॉल्ट करंट अगर बढ़ेगा, यहाँ पर देखिए I2 इज ग्रेटर देन क्या है हमारा I1 है, ये फॉल्ट करंट है। तो यहाँ पे क्या है, TOP 2 इज ग्रेटर देन TOP 1 है। ठीक है, वैसे अब इस रिले को तो मैं मिटा ही सकता हूँ, थोड़ा और कुछ लिखना है। देखिए इसका मतलब क्या है कि फॉल्ट करंट जितना ज़्यादा होगा, फॉल्ट करंट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, फॉल्ट करंट जितना ज़्यादा होगा रिले का ऑपरेटिंग टाइम TOP उतना ही कम होगा। कौन सा रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मतलब क्या है कि करंट अगर बढ़ेगा, करंट अगर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, ऑपरेटिंग टाइम लेस होगा, ऑपरेटिंग टाइम लेस। ठीक है, जब यहाँ पे लेस लिखा ही गया है तो हो गया। अब इसका थोड़ा एप्लीकेशन देख लें। यह रिले ओवर करंट रिले के रूप में यूज किया जाता है। यह रिले करंट रिले के रूप में यूज किया जाता है। ओवर करंट रिले की तरह, आपकी तरह लिखिए, रूप तो अलग चीज़ हो गया, रिले की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, ओवर करंट रिले, जब ओवर करंट होगा तब ये क्या होता है, ऑपरेट होता है। सिंपल, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसका इसी में यूज जो है, जैसे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में यूज होता है। और उसके बाद ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन, AUXI ऑक्सिलरी रिले के रूप में यूज होता है। और उसके बाद जो है डेफिनिट टाइम रिले के रूप में भी इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब ये सब क्या होता है,
जब प्रोटेक्शन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इसको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। अभी इसका एप्लीकेशन बताया गया कि कहाँ कहाँ इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, तो आज का क्लास यहीं तक। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, धन्यवाद।